अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, हम सब ने स्वर्ग और नर्क के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या हो अगर आपके हाथ में नर्क का द्वार खोलने का बॉक्स लग जाए तो? आज की मूवी कुछ ऐसी ही है। आज जिस मूवी के सफ़र पे हम जाएंगे वो है हेलरेजर, जो आई थी 1987 में। आप सब ने मुझे इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी, तो लीजिए आ गई हेलरेजर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 और गूगल यूजर्स ने इसे 86% लाइक किया है। ये फ्रेंचाइजी हेल बाउंड हर्ट पे बेस्ड है, जिसको लिखा है क्लाइव बार्कर ने। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कुछ सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप ऐसे सीन नहीं देख पाते हैं तो आपको ये वीडियो स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है और ऐसी इमेजेस कम लगाई हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत होती है एक बॉक्स से, जिसको एक डीलर दूसरे आदमी को बेच देता है ये कह के कि तुम्हारी विश क्या है, और वो आदमी ढेर सारा पैसा दे के वो बॉक्स खरीद लेता है। चारों तरफ कैंडल जला के वो आदमी वो बॉक्स लेके बैठ जाता है, और ये आदमी है फ्रैंक। फ्रैंक उस बॉक्स को पजल की तरह सॉल्व करता है, और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है वैसे ही हुक्स उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो कमरा चेन से भर जाता है जिसमें फ्रैंक की बॉडी के टुकड़े लटक रहे होते हैं। फिर वहाँ एक कैनोबाइट आता है और उस बॉक्स को उठा लेता है और रूम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। कुछ टाइम बाद फ्रैंक का भाई लैरी उस घर में रहने आता है ताकि अपने बिगड़े हुए रिलेशन को वापस सही कर सके अपनी दूसरी वाइफ जूलिया के साथ। जूलिया पहले तो उस घर में रहने से मना कर देती है, लेकिन लैरी के मनाने के बाद वो मान जाती है। जूलिया एक रूम में जाती है जहाँ उसको फ्रैंक की कुछ तस्वीरें मिलती हैं दूसरी औरतों के साथ, जिसमें हमें पता लगता है कि फ्रैंक की दूसरी औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन थे। जूलिया फ्रैंक की एक फोटो अपने पॉकेट में रख लेती है, लेकिन क्यों, चलिए बाद में तो पता ही लग जाएगा। लैरी अपनी बेटी क्रिस्टी को कॉल करता है ताकि उसको अपने साथ रहने के लिए कह सके, लेकिन क्रिस्टी अपनी जॉब छोड़ के साथ नहीं रहना चाहती। लैरी और जूलिया संडे को उस घर में शिफ्ट करते हैं जब क्रिस्टी भी उनसे मिलने आती है, लेकिन मैट्रेस शिफ्ट करते वक्त लैरी का हाथ कील से कट जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। जूलिया ऊपर एटिक में होती है और अपनी यादों को याद कर रही होती है जब वो फ्रैंक से मिली थी। लैरी से शादी होने के कुछ दिन पहले ही जूलिया और फ्रैंक में अफेयर हो गया था। जब जूलिया ये सब याद कर रही होती है तब पीछे से लैरी आता है और उसका खून एटिक के फ्लोर पे गिर जाता है और वो खून फ्लोर एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस फ्लोर के नीचे हमें दिल धड़कता नजर आता है और वो दिल सारा खून एब्जॉर्ब कर लेता है। उनके जाने के बाद फ्लोर उखड़ने लगती है, जिसमें से एक चिपचिपा लिक्विड बाहर आने लगता है। उस लिक्विड में से 2 मांस के हाथ बाहर आते हैं जिनमें कोई खाल नहीं होती। उस लिक्विड से सर बनता है और उस सर पे मांस चढ़ने लगता है, और देखते ही देखते धीरे धीरे पूरा शरीर बनने लगता है, लेकिन उस पर कोई खाल नहीं होती। उस रात लैरी के दोस्त उनके घर डिनर पे आते हैं, तब जूलिया वहाँ से ये कह के चली जाती है कि वो ठीक फील नहीं कर रही है। अपने रूम में जाते वक्त जूलिया को एटिक से कुछ आवाज आती है, और जब वो एटिक में जाके देखती है तो कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वो उससे अपना पैर छुड़ाती है, और तब वो आदमी जिसके शरीर पे कोई स्किन नहीं थी वो रेंगता हुआ जूलिया के पास आता है। वो जूलिया को रोकता है और कहता है कि वो उसकी मदद करे। जूलिया पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन है, तो वो आदमी बताता है कि वो फ्रैंक है। वो कहता है कि मेरी तरफ मत देखो और प्लीज मेरी मदद करो। फ्रैंक बताता है कि लैरी का खून फर्श पे गिरने से ही वो वापस आया है। वो कहता है कि लैरी का इतना सा खून उसको यहाँ तक ले आया है, और फ्रैंक को अब और खून चाहिए ताकि वो अपनी पूरी बॉडी बना सके, और इसके लिए उसको जूलिया की मदद चाहिए। जूलिया फ्रैंक से इतनी ऑब्सेस्ड थी कि वो मान जाती है। एक रात क्रिस्टी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लौट रही होती है जब उसको एक आदमी घूर रहा होता है। दोस्तों, इस आदमी को याद रखिएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस रात क्रिस्टी को सपना आता है जहाँ चारों तरफ खून होता है, और वो देखती है कि उसके डैड मर गए हैं। ये सपना देख के वो बहुत डर जाती है और लैरी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या लैरी ठीक है, जिस पे लैरी कहता है कि वो एकदम ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब जूलिया बार में जाके आदमियों को अट्रैक्ट करके घर लाने लगी थी, और उसके जाल में एक आदमी फंस जाता है और वो उसके साथ घर आ जाता है। जूलिया उस आदमी को एटिक में लेके जाती है और वो आदमी जूलिया को किस करने लगता है। उस आदमी को टॉयलेट आती है और वो बाहर जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है जूलिया उसके सर पे हथौड़ा मार देती है, और फ्रैंक उस आदमी की बॉडी को ले जाता है और उस बॉडी से सारा खून ले लेता है।
जूलिया बाथरूम में जाती है और अपने ऊपर से उस आदमी का खून छुड़ा रही होती है और उसके बाद वो वापस एटिक में जाती है जहाँ उसको उस आदमी की लाश पड़ी दिखती है, लेकिन उस पे कोई मांस नहीं होता, वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा लगती है। और हम देखते हैं कि फ्रैंक पे मांस और स्किन वापस बनने लगी थी। शायद ऐसा ही कुछ सीन हम लोग ने मम्मी रिटर्न्स में देखा था। एनीवेज, इस बीच लैरी घर आ जाता है और जूलिया उस आदमी की लाश को छुपा देती है और बाथरूम में जाके खुद को लॉक कर लेती है। तब वहाँ लैरी आता है और जूलिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जूलिया लैरी से कहती है कि वो ठीक फील नहीं कर रही है और वो लैरी को नीचे वेट करने के लिए कहती है। इस बीच जूलिया वापस एटिक में फ्रैंक के पास जाती है जब फ्रैंक बताता है कि उसकी नर्व वापस चलने लगी है। फ्रैंक कहता है कि जूलिया को 2-3 आदमी और ला के मारने होंगे ताकि फ्रैंक पूरी तरह अपनी बॉडी को बना सके और इसके बाद वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। आप लोगों को वो आदमी याद है जो क्रिस्टी को उस रात घूर रहा था जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ रही थी? वही आदमी क्रिस्टी की शॉप पे आता है जहाँ क्रिस्टी जॉब करती है। वो लोग उस शॉप पे जानवरों को बेचते हैं। वो आदमी वहाँ के एक बॉक्स से कई सारे कीड़े निकाल के खा रहा होता है और ये क्रिस्टी देख लेती है। यक्स, मतलब ये लोग ऐसी मूवी में कीड़े क्यों खाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। खैर, तब क्रिस्टी उस आदमी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जूलिया अब दूसरे आदमी को घर लाके मार डालती है और अब फ्रैंक की बॉडी और उसका चेहरा और बन चुका था। अब वो वापस जबान से टेस्ट कर सकता था, यानी अब फ्रैंक जल्दी ही पूरी तरह अपनी बॉडी को हील कर लेगा। जूलिया कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपनी इस हालत की वजह बताओगे। तब फ्रैंक जूलिया को वो बॉक्स दिखाता है जो फ्रैंक की इस हालत की वजह था। जूलिया उस बॉक्स को लेने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फ्रैंक उसको रोक देता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। ये वो दरवाजे खोल देता है जो प्लेजर्स के होते हैं, स्वर्ग या नर्क के प्लेजर्स। फ्रैंक जूलिया को बताता है कि उसने ये पजल बॉक्स जब ओपन करके घुमाया तब केनोबाइट्स वहाँ आए और उन्होंने उसे लिमिट के बियॉन्ड एक्सपीरियंस दिया। इस सीन में साफ पता लगता है कि केनोबाइट्स ने फ्रैंक को नर्क की तरह तड़पाया। चेन की हुक्स को उसके शरीर में घुसा के स्किन खींची जिससे बॉडी का सारा खून बाहर आ गया। आई थिंक नरक में यही सजा फर्स्ट स्टेप होगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। एक रात जूलिया और लैरी टीवी देख रहे होते हैं जब लैरी को ऊपर से फ्रैंक की आवाज आती है। वो ऊपर जाके देखता है लेकिन जूलिया लैरी को किस करने लगती है और उसको रोकती है। जूलिया, कम ऑन डियर, आखिर और कितना गिरोगी फ्रैंक के लिए? लेकिन लैरी नहीं रुकता और वो ऊपर जाके देखता है, लेकिन लैरी को वहाँ कुछ नहीं दिखता। उसको लगता है शायद वहाँ के चूहे ये आवाज कर रहे थे। इसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं जहाँ लैरी जूलिया के साथ फिजिकल होता है। तब पीछे से फ्रैंक आता है जिसके हाथ में चाकू होता है। जूलिया फ्रैंक के हाथों में चाकू देख के लैरी को रोकने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद लैरी रुक जाता है और फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। तब लैरी गुस्से में कहता है कि वो जूलिया को समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर वो अजीब बिहेव क्यों कर रही है। लैरी को लगता है कि जूलिया के मन में कुछ तो चल रहा है जो वो छुपा रही है और ये बात वो अपनी बेटी क्रिस्टी के साथ शेयर करता है और उससे कहता है कि वो जूलिया के साथ रहे ताकि वो फ्रेंड्स की तरह उससे पूछ सके कि आखिर जूलिया के इस बिहेवियर की वजह क्या है। क्रिस्टी एक दिन घर जाती है जब वो जूलिया को एक आदमी को घर लाते देख लेती है और अब क्रिस्टी उस पर नजर रख रही थी। जूलिया उस आदमी को घर के अंदर ले आती है और एटिक में ले जाती है, लेकिन उस आदमी ने फ्रैंक को देख लिया था और वो फ्रैंक को देख के डर जाता है। तब जूलिया उसके सर पे हथौड़ा मार देती है और वहां से चली जाती है। तब क्रिस्टी घर के अंदर आती है और ऊपर जाती है। तब वो आदमी दरवाजे से आधा बाहर लटक रहा होता है जो क्रिस्टी से उसकी मदद मांगता है ताकि वो फ्रैंक से खुद को छुड़ा सके, लेकिन फ्रैंक उस आदमी को मार देता है। तब फ्रैंक वहाँ आता है जिसको देख के क्रिस्टी डर जाती है। फ्रैंक उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वही फ्रैंक है, लेकिन क्रिस्टी ये नहीं मानती और यहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रैंक की गंदी नज़र क्रिस्टी पे है और क्रिस्टी एटिक में पहुंच जाती है जहाँ उसको वो पजल बॉक्स मिलता है। वो पजल बॉक्स को उठा लेती है लेकिन फ्रैंक उसको वो पजल बॉक्स छूने को मना करता है, लेकिन क्रिस्टी उस पजल बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है और घर से निकल के उस बॉक्स को लेके वहाँ से चली जाती है। जब वो रास्ते में उस बॉक्स को लेके जा रही होती है तो उसको फ्रैंक की आवाज़ें गूंजती सुनाई देती है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है और फिर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ क्रिस्टी कहती है कि उसे अपने डैड को कॉल करना है। तब डॉक्टर कहता है कि तुम इस बॉक्स के साथ पाई गई, क्या तुम इस बॉक्स के बारे में कुछ जानती हो? तब क्रिस्टी कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और डॉक्टर उसके रूम का दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है। क्रिस्टी उस बॉक्स को लेके बैठी होती है और उस बॉक्स से बेल की आवाज़ आती है। क्रिस्टी उस बॉक्स को खोल देती है जिससे वो पजल बॉक्स सॉल्व होने लगता है और वहाँ रूम की दीवार 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जिससे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है।
क्रिस्टी वहां जाती है तब उसकी तरफ एक केनोबाइट मॉन्स्टर जिसका नाम इंजीनियर है क्रिस्टी के पीछे लग जाता है और क्रिस्टी किसी तरह उससे बच के अपने रूम में वापस आ जाती है। और तब एंट्री होती है केनोबाइट के लीडर पिनहेड की, जो कहता है कि तुमने इस पजल बॉक्स से हमें बुलाया है, इसीलिए हम दूसरे डायमेंशन से इस डायमेंशन में आए। क्रिस्टी पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पे पिनहेड कहता है कि उनको एंजल्स और डीमंस दोनों माना जाता है, एंजल्स फॉर सम, डीमंस फॉर अदर्स। वो पेन और प्लेजर में फर्क नहीं कर सकते। वो केनोबाइट्स क्रिस्टी को अपने डायमेंशन में ले जाने के लिए फोर्स करते हैं। जब क्रिस्टी पिनहेड को बताती है कि फ्रैंक उनके डायमेंशन से भाग आया है, पिनहेड कहता है कि उनसे कोई भी बच नहीं सकता। तब क्रिस्टी कहती है कि वो पिनहेड को फ्रैंक तक पहुंचा देगी और पिनहेड मान जाता है कि वो फ्रैंक के बदले क्रिस्टी को छोड़ देगा। लेकिन क्रिस्टी ने अगर धोखा दिया या झूठ बोला तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर क्रिस्टी ने ऐसा कुछ भी किया तो वो उसकी आत्मा को चीर देगा। वो कहता है कि फ्रैंक को ये खुद मानना होगा कि वो भाग आया है और ये कह के वो क्रिस्टी को छोड़ देते हैं। क्रिस्टी घर वापस आती है जहां फ्रैंक ने लैरी को मार के उसकी आइडेंटिटी चुरा ली है, उसकी स्किन लेके। क्रिस्टी फ्रैंक को ही अपना डैड समझती है क्योंकि वो एग्जैक्टली लैरी की तरह दिख रहा था। क्रिस्टी फ्रैंक को अपना डैड समझ के फ्रैंक के बारे में बताती है, यानी फ्रैंक को ही फ्रैंक के बारे में बताती है। तब जूलिया और फ्रैंक लैरी उसको विश्वास दिलाते हैं कि फ्रैंक मर चुका है और जूलिया क्रिस्टी को एटिक में लेके जाती है और लैरी की पड़ी हुई बॉडी को फ्रैंक बताती है और ये कहती है कि फ्रैंक मर गया है। और तब वहाँ केनोबाइट्स आते हैं और पिनहेड कहता है कि उसे वो आदमी चाहिए जिसने ये किया है, मतलब लैरी को मारा है, मतलब उसको फ्रैंक चाहिए। क्रिस्टी फ्रैंक यानी लैरी से कहती है कि उनको यहाँ से जाना होगा, लेकिन जूलिया और फ्रैंक उसको पकड़ लेते हैं। तब क्रिस्टी का हाथ फ्रैंक के गाल पे पड़ जाता है जिससे उसकी खाल खिंच जाती है और अब क्रिस्टी को पता चलता है कि वो उसका डैड लैरी नहीं बल्कि फ्रैंक है। तब फ्रैंक वो लाइन कहता है जो वो हमेशा कहा करता था, कम टू डैडी, और क्रिस्टी को यकीन हो जाता है कि फ्रैंक ने उसके डैड को मार डाला है और अब उसकी जगह ले ली है। फ्रैंक क्रिस्टी को मारने की कोशिश करता है लेकिन गलती से चाकू जूलिया के पेट में घुस जाता है और फ्रैंक उसको सॉरी कह के उसको मार डालता है। तब जूलिया को पछतावा होता है। फ्रैंक क्रिस्टी का एटिक तक पीछा करता है और वहाँ ये कन्फेस करता है कि उसने ही लैरी को मारा है। ये कन्फेशन सुन के केनोबाइट्स वहाँ अपीयर होते हैं। पिनहेड को जो कन्फेशन सुनना था वो उसने सुन लिया था और अब केनोबाइट्स एकदम श्योर हो गए थे कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो यही है, फ्रैंक। पिनहेड क्रिस्टी को वहाँ से बाहर चले जाने के लिए कहता है और फ्रैंक को जंजीरों से वापस जकड़ लेता है और चेन चारों तरफ से खिंचती है जिससे फ्रैंक के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो पिनहेड है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब केनोबाइट्स क्रिस्टी को पकड़ने का फैसला करते हैं लेकिन क्रिस्टी जूलिया की डेड बॉडी से वो पजल बॉक्स ले लेती है और फिर वो उस पजल बॉक्स को घुमाती है ताकि केनोबाइट्स अपने डायमेंशन में वापस जा सकें और एक एक करके वो केनोबाइट्स वापस चले जाते हैं। तब वहाँ क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड आता है ताकि उसकी मदद कर सके और वो घर टूटने लगता है और वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं एक मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेता है। तब क्रिस्टी वापस बॉक्स को घुमाती है जिससे वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और बॉक्स वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है और वो दोनों उस घर से निकल जाते हैं। और यहाँ कहानी का एंड अभी भी नहीं हुआ है। क्रिस्टी उस पजल बॉक्स को आग में फेंक देती है। आपको याद है वो आदमी जो क्रिस्टी को फॉलो कर रहा था, जो उसकी शॉप पे आया था, वो आदमी वहाँ आता है और आग में हाथ डाल के वो पजल बॉक्स को निकाल लेता है और फिर वो आदमी एक पंख वाले क्रीचर में बदल जाता है जैसे कि एक ड्रैगन हो और वो उस बॉक्स को लेके उड़ जाता है। एक सेकेंड, ड्रैगन? कुछ याद आया आपको? लाल झंडा? खैर, ड्रैगन से यही उम्मीद है। और हाँ, अब ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो अब मैं आपको इससे जुड़े फैक्ट्स और डिटेल्स बताती हूँ। हेलरेजर फ्रेंचाइजी की टोटल 9 मूवीज हैं जिसमें से पिनहेड केनोबाइट का लीडर है, जो कि पहले ह्यूमंस हुआ करते थे लेकिन अब वो दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, एक हेल जैसा डायमेंशन। और ये केनोबाइट्स अर्थ पे उस पजल बॉक्स के जरिए आते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस बॉक्स को लिमिट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मूवी क्लाइव बार्कर की लिखी किताब हेल बाउंड हर्ट पे है। क्लाइव बार्कर की ये स्टोरी उन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी इच्छा है इस मिस्टीरियस पजल बॉक्स को पाने की। वो पजल बॉक्स जिसके खुलते ही नर्क की ताकतें आज़ाद हो जाती हैं। आप इसको ग्रीक माइथोलॉजी की एक कहानी से भी जोड़ के देख सकते हैं जो एकदम सिमिलर लगती है, जो है पेंडोरा बॉक्स की कहानी। इस कहानी के मुताबिक एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा
उससे कहा गया था कि वो उस बॉक्स को ना खोले जिसको भगवान ने बनाया है, लेकिन वो इतनी उत्सुक थी कि उसने उस बॉक्स को खोल दिया और उस बॉक्स के खुलते ही दुनिया की सारी इविल स्पिरिट बाहर आ गई। हेलरेजर के इस पजल बॉक्स के खुलते ही आपका सामना केनोबाइट से होगा, जो आपको फिजिकल और सेंसुअल एक्सपीरियंस देते हैं आपकी सोल के बदले। इस फिल्म में सेक्स इक्वल्स डेथ ये कॉन्सेप्ट आपको कई सीन्स में दिखेगा। जब फ्रैंक सेक्स और फिजिकल प्लेजर की चाह में पजल बॉक्स को ओपन करता है और केनोबाइट्स वहां आते हैं और उसको हेल ले जाते हैं। फ्रैंक की इच्छा यानी कि सेक्स और केनोबाइट्स का उसको हेल ले जाना यानी डेथ, तो हो गया सेक्स इक्वल्स डेथ। जूलिया के कैरेक्टर में भी हमको यही दिखता है कि वो फ्रैंक से इतनी ऑब्सेस्ड थी कि उसकी मदद करने को भी तैयार हो गई थी। जूलिया फ्रैंक से फिजिकल प्लेजर चाहती थी और उसके साथ पहले की तरह रहना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी ब्यूटी से आदमियों को अट्रैक्ट करके घर लाती थी और उनको मार देती थी। यानी जूलिया का इंटेंशन जो था सेक्स, और दूसरी तरफ फ्रैंक जो सीधा हेल से आया था एक लाश की तरह यानी डेथ, तो हो गया सेक्स इक्वल्स डेथ। आखिर क्यों उस टाइम की स्लैशर और हॉरर मूवीज में सेक्स को डेंजरस दिखाया गया था? हैलोवीन में भी, फ्राइडे द 13th में भी और हेलरेजर में भी। हेलरेजर में सेक्स को एज अ वार्निंग दिखाया गया है क्योंकि 1980s में एड्स बहुत ही पीक पे था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के दमदार कैरेक्टर पिनहेड की। पिनहेड कैरेक्टर का नाम पिनहेड नहीं था, यहाँ तक कि फर्स्ट पार्ट में भी इसका कोई नाम नहीं दिखाया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट में इस कैरेक्टर को द प्रीस्ट डिस्क्राइब किया गया और जब इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई तो इसको लीड ऑफ केनोबाइट्स बताया गया। लेकिन फिल्म के सेट पे क्रू मेंबर्स इस कैरेक्टर को मजाक में पिनहेड बोलते थे और वहीं से पिनहेड का नाम पड़ा। एंड आई मस्ट से कि इस कैरेक्टर का आज ये नाम एकदम सूट करता है। बुक के अकॉर्डिंग पिनहेड को एज अ फेमिनिन कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया है। जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको इस मूवी में पिनहेड कुछ मिनट के लिए ही दिखेगा, लेकिन इस मूवी के पोस्टर में मेन कैरेक्टर पिनहेड ही दिखाया गया है। आपको भी इस मूवी का पोस्टर देख के लगेगा कि इस मूवी का मेन विलन पिनहेड है, जबकि इस मूवी का मेन विलन फ्रैंक था जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। मेरे हिसाब से इस मूवी में पिनहेड से ज्यादा डेंजरस तो फ्रैंक और जूलिया है। पर्सनली मेरे व्यू में इन दोनों कैरेक्टर को ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया है, जो मूवी में ज्यादा देर के लिए दिखते हैं। पिनहेड का ओरिजिन 1973 में क्लाइव पार्कर द्वारा लिखे एक प्ले में हुआ था जिसका नाम था हंटर स्नो। इस प्ले में पिनहेड को एज अ डचमैन ड्रीम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको एक टॉर्चरर बताया गया है। चलिए मैं आपको एक ऑकवर्ड फैक्ट बताती हूँ। पिनहेड कैरेक्टर का ये डिज़ाइन आइडिया था कि पिनहेड के एब्डोमेन एक चेन से बंधा होगा, वो चेन उसके लोअर बॉडी पार्ट तक जाएगी, मतलब पिनहेड के जेंटिलाज में भी पियर्सिंग है। ये इस कैरेक्टर का डिज़ाइन आइडिया था। पिनहेड की अपनी कॉमिक बुक है। इसकी फर्स्ट कॉमिक बुक आई थी 1991 में जिसको मार्वल ने पब्लिश किया था। पिनहेड की अपनी ही मार्वल कॉमिक बुक है। ये उस वक्त की सबसे फेमस कॉमिक बुक रही जिसने विलेन को फेमस कर दिया। उस टाइम पे विलन्स पे कॉमिक्स ना के बराबर या बहुत कम होती थी और उस समय में इस कॉमिक बुक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबको पीछे छोड़ दिया। डग ब्रैडली ने पिनहेड का कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से निभाया है एंड आई मस्ट से कि उनसे अच्छा ये कैरेक्टर और कोई नहीं निभा सकता था। अगर आप मेरी माने तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि ये मूवी आप लोग एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी हेलरेजर को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और इसके फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे और ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब मेरा एक सवाल, क्या आप इस मिस्टीरियस पजल बॉक्स को पाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन खोला है एंड आई एम वेटिंग। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए बिकॉज यू आर प्रीशियस। लॉट्स ऑफ लव।